नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सोशल साइंस के बेहतरीन प्रश्नों को लेकर आया हूं। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड वही प्रश्न करवाऊंगा जो परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ साबित होंगे। संपूर्ण वीडियो में संपूर्ण सोशल साइंस के बेहतरीन प्रश्नों को अच्छे ढंग से हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए तीव्र गति से चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के इतिहास का विभाजन जेम्स मिल द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, पुरातन, मध्य युग और आधुनिक युग, आरंभिक युग, मध्य युग और आधुनिक युग। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश तीन भागों में विभाजित किया था जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को। इसकी एक पुस्तक है, जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई एक प्रमुख पुस्तक। उस पुस्तक का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्या नाम है? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इसकी पुस्तक का नाम है, जो कि इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसी पुस्तक को इसने क्या किया है? इसी पुस्तक को इसने तीन भागों में विभाजित किया है। पहला भाग है आपका हिंदू, दूसरा है मुस्लिम, तीसरा है ब्रिटिश। जो जेम्स मिल था, ये जेम्स मिल स्कॉटलैंड का निवासी था। कहाँ का निवासी था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी बन सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर लाया गया है। स्कॉटलैंड का ये निवासी था और ये एक अर्थशास्त्री और दार्शनिक भी था। इसने अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी थी। कब लिखी थी? 1817 में। ये तिथि भी आप याद रखेंगे सभी लोग, जिसको हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश तीन भागों में इसने विभाजित कर दिया था। ये स्कॉटलैंड का निवासी था, इतना आप सभी लोग याद रखेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? पुलिस सेवाएं, न्यायिक सेवाएं, शैक्षिक सेवाएं, निर्माण सेवाएं। ए बी सी डी, ए बी और सी, बी सी और डी, ए बी और डी। राइट आंसर की बात करें अगर, यहाँ पर बात की गई है आपसे सार्वजनिक सेवाएं, जो मतलब कि सभी जगह पर लागू की जाती हैं, ऐसी सेवाओं को कहा जाता है सार्वजनिक। तो पुलिस सेवाएं आपकी नजर में कैसी सेवाएं हैं? ये भी तो हैं आपकी कैसी सेवाएं? सार्वजनिक सेवाएं हैं। पुलिस प्रशासन हर जगह मौजूद है, कह सकते हैं ए भी यहाँ पर कैसा होगा? राइट हो जाएगा। न्यायिक सेवाएं भी पूरे भारत में फैली हुई हैं, किसी भी समस्या के लिए न्यायिक सेवाएं हैं, यानी कि ये भी सार्वजनिक तौर पर हैं। तो बात करें अगर शैक्षिक सेवाएं की, शैक्षिक सेवाओं के अंतर्गत मतलब कि शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था, ये भी आपकी कैसी है? ये भी दोस्तों सार्वजनिक व्यवस्था के अंतर्गत आ जाएगी, क्योंकि स्कूल भी हर जगह हैं और हर जगह शिक्षा दी जाती है। तो कह सकते हैं शैक्षिक सेवाएं भी सार्वजनिक होती हैं। बात करूं अगर निर्माण सेवाओं की, निर्माण सेवाएं जो होती हैं, क्या ये सार्वजनिक है? बिल्कुल नहीं है। निर्माण सेवाएं किसी भी प्रकार से सार्वजनिक नहीं है, जबकि निर्माण सेवाएं कैसी हैं? ये निजी तौर पर हैं। कैसी हैं? निजी हैं, यानी कि खुद बनवा सकते हैं निर्माण करके किसी वस्तु या चीज या बिल्डिंग को। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर ए बी सी डी, ए बी सी डी, यानी कि डी को छोड़कर यहाँ पर सभी राइट हो जाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन जब आप अपने एग्जाम में करेंगे, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन में आप गलत कथन की पहचान कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन को अच्छे ढंग से सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि गलत कौन सा है? डी गलत है, तो डी जिन जिन में है उसको पहले काट दो। ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कट चुका, तो बचा कौन सा? बचा आपका ऑप्शन नंबर 2, ए बी और सी। इसी प्रकार से यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। इसी प्रकार के इसमें जो यहाँ पर हमने आपको तरीका बताया, ऐसा ही तरीका आपको एग्जाम में भी फॉलो करना है। बात करूं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प चयन कीजिए। यहाँ पर कथन और कारण दिया गया है। कथन ए कहता है कि ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार मनु संहिता, भगवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। कारण कहता है कि पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ निम्न जातियों से ऊपर उच्च जातियों की महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। सही विकल्प यहाँ पर आपको चुनना है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की आर सही व्याख्या करता है।
ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है, दोनों ही गलत हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा? अगर बात करूं किसकी, ईबी रामास्वामी नायकर पेरियार की बात करूं, ये दक्षिण भारत के एक आलोचक थे। कैसे आलोचक थे? ये दक्षिण भारत के एक आलोचक थे जिन्होंने मनु संहिता, भगवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों पर क्या किया? आलोचना की। आलोचक थे, ठीक। कथन तो ए यहाँ पर कैसा दिया गया? बिल्कुल राइट दिया गया। कारण कहता है कि पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ जो हैं ये निम्न जातियों से, मतलब कि जो निचली जाति के लोग हैं, निचली जाति के लोगों के ऊपर उच्च जाति के जो लोग हैं, ठीक, उच्च जातियों की महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के प्रयोग में लाए जाते थे। बिल्कुल यही कारण उन्होंने बताया है। एक पॉइंट और आपको यहां पर बताना चाहूंगा, जो ईबी रामास्वामी नायकर थे ना, उन्होंने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था। स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि स्वाभिमान आंदोलन को शुरू करने वाला कौन था? ईबी रामास्वामी नायकर और पेरियार इस आंदोलन को शुरू करने वाले थे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग। तो यहाँ पर दोनों ही कथन कैसे दिए गए? कथन और कारण सही दिए गए और सही व्याख्या को भी प्रस्तुत करते हैं। तो राइट आंसर ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या भी करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी का चक्कर 24 घंटे में लगता है। राइट आंसर यहां पर होगा आपका कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 कौन सा? पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसी कारण सूर्य पूर्व में उदय होता है। यही इसका प्रमुख कारण होता है। जो पृथ्वी अपना पूरा चक्कर कितने घंटे में पूरा करती है? 24 घंटे में पूरा करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखिएगा। अगर बात करूं किसकी, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर पृथ्वी झुकी हुई है। इतना भी आप सभी लोग याद रखिएगा। राइट आंसर तो यहाँ पर हो जाएगा, जो पृथ्वी होती है ये पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, जिसका कारण होता है कि सूर्य पूर्व में उदित होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर निम्न में से कौन से बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है? बात यहाँ पर की गई है किसकी? बौद्ध संघ के बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है। सुत्त पिटक में, विनय पिटक में, अधिधम्म पिटक में या बुद्ध चरिता में? राइट आंसर की बात करूं अगर, राइट आंसर यहां पर कौन सा होगा? किसके संदर्भ में होगा? जो नियम बनाए गए हैं वो किस पिटक के अंतर्गत आते हैं? बौद्ध धर्म के प्रमुख 3 पिटक होते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक। कौन कौन से पिटक? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक। ये 3 प्रमुख पिटक होते हैं जिन्हें 3 टोकरी भी कहा जाता है। यहाँ पर बात की गई बनाए गए नियम आपको बताने, तो जो नियम बनाए गए हैं वो नियम आपको मिलते हैं किसमें? विनय पिटक में नियम बनाए गए। यहाँ पर लिख देता हूं, नियम किसमें है? नियम है आपके विनय पिटक में। अगर बात आपसे पूछे, क्या पूछे कि सुत्त पिटक में क्या है, या मतलब कि क्वेश्चन भी तो बदल सकता है। अगर आपसे पूछ ले कि सुत्त पिटक में क्या है, तो सिर्फ जो सुत्त पिटक है इसमें बौद्ध धर्म के सभी सिद्धांत दिए गए हैं। सिद्धांत किसमें दिए गए? सिद्धांत आपके दिए गए हैं सुत्त पिटक में, बौद्ध धर्म से संबंधित। अगर बात करूं किसकी? अधिधम्म पिटक की। किसकी? अधिधम्म पिटक की। इसमें धार्मिक व्याख्या है। कैसी व्याख्या है दोस्तों? धार्मिक इसमें व्याख्या की गई है। जिस प्रकार आपके हिंदू धर्म की भगवत गीता में जैसे उपदेश दिए गए उसी प्रकार अधिधम्म पिटक में धार्मिक व्याख्या की गई है। यहाँ पर क्लियर कर दिया है मैंने अधिधम्म पिटक को, विनय पिटक को और सुत्त पिटक को। आशा करते हैं आपको ये तीनों पॉइंट अच्छे ढंग से समझ में आ चुके होंगे। बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? कौन सा सिद्धांत? विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत कब? 11वीं शताब्दी में। रामानुज द्वारा, वासुबन्ना द्वारा, एकनाथ द्वारा, सखुबाई द्वारा। ठीक,
राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा रामानुज द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? 11वीं शताब्दी में प्रचलित सिद्धांत दिया गया था विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत। कैसा सिद्धांत? विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत दिया गया था रामानुज द्वारा। अगला क्वेश्चन आ चुका है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है, ए टॉम्ब ऑफ ए सूफी संत इज नोन एज, खानकाह, ईदगाह, गुलफरोंसा, दरगाह। राइट आंसर कौन सा यहां पर हो जाएगा? जो सूफी संत के जो मकबरे होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं दरगाह के नाम से। दरगाह क्या होता है या मकबरे क्या होते हैं? दरगाह या मकबरा उसको कहते हैं जहां पर किसी सूफी संत की कब्र होती है, यानी कि उसकी मृत्यु के बाद जिस जगह पर उसको दफनाया जाता है उसी जगह पर बाद में मंदिर का निर्माण कर दिया जाता है, उसी को कहते हैं दरगाह। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 दरगाह यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि खानकाह क्या होता है, खान क्या होता है, तो जो सूफी संत होते जो निवास करते हैं उनका जो निवास स्थल होता है उसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है दोस्तों खानकाह। क्या कहा जाता है? खानकाह कहते हैं निवास स्थल को। अगर आपसे पूछ ले कि जो सूफी संत की जो परंपरा है, यानी कि जो सूफीवादी परंपरा है, उसमें गुरु को क्या कहते हैं, यहां पर लिख देता हूं। गुरु की अगर बात करें तो गुरु किसे कहते हैं? शेख को कहा जाता है गुरु। अगर शिष्य की बात करें, किसकी? शिष्य की बात करें तो शिष्य को क्या कहते हैं? शिष्य को दोस्तों कहते हैं मुरीद। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको, मुरीद कहा जाता है शिष्य को, जबकि गुरु को कहते हैं शेख। और बात करूं अगर सूफी संत के मकबरे की, तो मकबरा हो जाएगा दरगाह, खानका आपका हो जाएगा निवास स्थल जिनमें सूफी संत निवास करते हैं। बात करूंगा अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहां पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन को भी। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? कहने का मतलब है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? विधानसभा के सदस्य करते हैं, संसद के सदस्य, केंद्र सरकार या अटॉर्नी जनरल? राइट आंसर यहां पर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहां पर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट करती है नियुक्त राज्यपाल को। गवर्नर को कौन नियुक्त करती है? स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नियुक्त करती है, केंद्र सरकार। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो यहां पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन जो है ये कई प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जितने भी प्रकार से यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा वो सभी प्रकार यहां पर आपको बताए जाएंगे। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह अकबरनामा के शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में से पहला जिल्द है। इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया। यह मिर्जा हाकिम द्वारा लिखी गई है, जो अकबर के दरबारियों में से एक था। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा राइट होगा? यहाँ पर बात की गई है आईने अकबरी, किसकी? आईने अकबरी। और अकबरनामा के बीच में काफी जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज रहते हैं, वो आईने अकबरी को अकबरनामा ही समझ लेते हैं। तो चलिए इस चीज को भी यहाँ पर कंफ्यूजन दूर करते हैं। यहाँ पर बताऊंगा आपको जो अकबरनामा, यहाँ पर साइड में लिखना चाहूंगा, क्या लिखूंगा यहाँ पर? अकबरनामा। अकबरनामा जो है इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है प्रथम यानी कि फर्स्ट भाग है, इसको प्रथम जिल्द कहते हैं या प्रथम भाग भी कह सकते हैं। दूसरे खंड की बात करूं या दूसरे भाग की बात करूं या दूसरे जिल्द की बात करूं तो दूसरे जिल्द को कहते हैं द्वितीय भाग। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं द्वितीय भाग कहते हैं। अगर बात करूं मैं किसकी? तीसरे खंड की। तीसरे खंड को जाना जाता है आईन ए अकबरी के नाम से। आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है, आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है तीसरे वाले भाग को। तो यहाँ पर आपका कंफ्यूजन खत्म हो चुका होगा कि अकबरनामा एक पुस्तक है जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, कह सकते हैं 3 जिल्दों में विभाजित किया गया। पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा, जिसे कहते हैं आईने अकबरी। ठीक, इतना कन्फर्म हो चुका है। यहाँ पर अगर बात करूं प्रथम भाग की, जो प्रथम भाग है इसमें पूर्वजों का वर्णन मिलता है। पूर्वज का वर्णन की बात करूं तो प्रथम भाग जिसमें आदम से लेकर के अकबर के बचपन यानी कि अकबर के सम्राट बनने तक की कहानी किसमें मौजूद है? प्रथम भाग में मौजूद है।
अगर बात करूं मैं दूसरे भाग की, इसमें शासनकाल की जो घटनाएं हैं, घटनाओं का वर्णन किसमें, घटनाओं का वर्णन देखने को मिलता है। घटनाओं का जो दोस्तों इस वर्णन है वो आपका किसमें मिलता है, वो मिलता है दूसरे भाग में। घटनाओं का वर्णन दूसरे भाग में है। अगर बात करूं मैं किसकी, आईने अकबरी की, किसकी, आईने अकबरी की बात करूं तो इसमें विविध पहलुओं, संस्कृति, रीति रिवाज और सांख्यिकी दर्शन को प्रस्तुत करती है। आशा करते हैं आपको ये तीनों पॉइंट यहां पर समझ में आ चुके होंगे। पहला भाग पूर्वज से संबंधित, दूसरा भाग है घटनाओं से संबंधित, किससे, घटनाओं से संबंधित है दूसरा, तीसरा आईने अकबरी जिसमें रीति रिवाज से संबंधित बातें, सांख्यिकी विवरण मिलता है। इतना ही इसमें दिया गया है। तो राइट आंसर यहां पर कौन सा होगा, किसकी बात की गई थी, आईने अकबरी की बात की गई थी। ये अकबरनामा शीर्षक का कौन सा भाग है, ये दोस्तों है तीसरा भाग। कौन सा, तीसरा। यहां पर पहली बात कर दी गई तो गलत हो जाएगा ना, इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासनकाल का विवरण नहीं दिया गया, गलत होगा। अकबर के जो पूर्वजों का विवरण दिया गया वो पहले खंड में दिया गया है, ठीक। बात करूं अगर यह मिर्जा हाकिम द्वारा लिखी गई अकबर के दरबारियों में से एक था, यह भी गलत होगा। ये जो अकबरनामा लिखा गया था या आईने अकबरी लिखी गई थी, ये लिखी गई थी किसके द्वारा, अबुल फजल, यहां पर लिख देता हूं, अबुल फजल के द्वारा ये लिखा गया था, जो कि दरबारी कवि था, किसका, अकबर का। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करूं यहां पर राइट आंसर की, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको मैंने हर एक पॉइंट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहां पर आ चुका है, कहता है कि विच रूलर ऑफ कानपुर कॉल्ड हिमसेल्फ पेशवा, कानपुर के किस शासक को खुद को पेशवा कहा, नाना साहेब, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बहादुर शाह जफर। राइट आंसर की दोस्तों बात करूं यहां पर राइट आंसर कौन सा होगा, नाना साहेब यहां पर राइट आंसर होगा, जिन्होंने क्या किया था, 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किया था, जिन्होंने खुद को पेशवा नियुक्त किया था। अगर बात यहां पर करूं बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे, ऐसा किसने कहा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यह एग्जाम में पूछा जा चुका है। बहादुर शाह जफर जो है वे अंतिम सम्राट होंगे, किसने कहा था, ये कहा था कैनिंग ने। किसने कहा था, कैनिंग ने कहा था कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर आ चुका है, कहता है कि पुरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है। वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं, ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते हैं। केवल ए और बी, केवल ए बी सी, केवल डी। तो यहाँ पर कौन सा कथन राइट होगा। राइट कथन की बात करूं, वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उसे भी कह सकते हैं पुरा स्थल। ये केवल जमीन के ऊपर भी पाए जाते हैं, जमीन के ऊपर भी पाए जाते हैं पुरा स्थल। ये केवल जमीन के अंदर भी पाए जाते हैं, यानी कि ये अंदर भी पाए जाते हैं। ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते हैं, बिल्कुल गलत होगा। ये समुद्र तल पर भी पाए जाते हैं और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। तो डी यहाँ पर गलत हो जाएगा और बाकी सभी राइट होंगे, केवल ए बी और सी यहाँ पर राइट हो जाएंगे। बात करते हैं इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की। पॉइंट कहता है कि पुरा स्थल के बारे में, पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, बाद में वे उन्हें वही छोड़ दिए, मतलब कि वहीं पर छोड़ के आ गए और ये जमीन के ऊपर, अंदर और कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। कहने का मतलब है कि जो पुरा स्थल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो पुरा वस्तुओं के अवशेष होते हैं, जैसे औजार के अवशेष मान लीजिए, बर्तन के अवशेष, चाहे इमारतों के अवशेष, ठीक। और ये जो पाए जाते हैं जमीन के ऊपर भी पाए जाते हैं, जमीन के अंदर भी पाए जाते हैं, कभी कभी समुद्र में भी पाए जाते हैं और नदी की तल में भी पाए जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म द सुंदरवन डेल्टा, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, नर्मदा एवं ताप्ती, महानदी एंड गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। कौन सा यहाँ पर राइट होगा। सुंदरवन डेल्टा की बात करें, ये कहाँ पर बनता है, ये बनता है वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर, ये बनता है पश्चिम बंगाल में। कौन सी नदियां इसको बनाती हैं, इसको बनाती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कहता है कि
ए पॉलिटिकल सिस्टम हैविंग मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैन बी डिस्क्रिप्ड एज, मतलब कि एक से ज्यादा स्तर की सरकार को कहा जाता है ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार को हो, मतलब कि हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों धर्मनिरपेक्ष, उदारवादी, गणतंत्रात्मक या संघवाद। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, आपका हो जाएगा संघवाद उसे कहते हैं। एक स्तर की सरकार को कहा जाता है संघवाद। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। बात करूं तेलंगाना कब राज्य बना? ये बना 2014 में। कब? 2014 में बना आपका तेलंगाना राज्य। कि पहले ये किसका हिस्सा हुआ करता था? ये हिस्सा हुआ करता था आंध्र प्रदेश का। ठीक, आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? किसका प्रतीक? विविधता का उचित प्रतीक है, डाइवर्सिटी का प्रतीक है। यह लोगों के बीच भेदभाव को बढ़ाता है, यह लोगों के बीच एकरूपता बढ़ाता है, यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है, यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है। तो जो यहाँ पर बात की गई विविधता, विविधता कोई निगेटिव शब्द नहीं है। विविधता का अर्थ होता है अपने में ही अनेक चीजों का समावेशित कर लेना ही विविधता कहलाता है। जिस प्रकार भारत की बात करूं, अगर भारत में धर्म, ठीक, धर्म की बात करूं, विभिन्न धर्म जो कि विविधता का प्रतीक है, धर्म भी विविधता का प्रतीक है। भाषाएं आपकी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं जो कि विविधता का प्रतीक हो जाएंगे। भाषाएं, धर्म, पहनावा सभी व्यक्तियों का अलग अलग होता है जो कि विविधता को दर्शाता है। तो राइट आंसर की दोस्तों बात करें तो राइट आंसर यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है, क्योंकि लोग इसमें विशिष्ट होते हैं, उसी को यह दर्शाता है। लोगों को धर्म दर्शाता है, भाषाएं दर्शाता है, उनकी संस्कृतियों को दर्शाता है, उनके त्योहारों को दर्शाता है। यही तो होता है विविधता। ये भेदभाव को नहीं बढ़ाता है, ना ही जाति व्यवस्था को बढ़ावा देता है, ना ही एक रूपता को बढ़ावा देता है। देता किसको है? ये विशिष्टता को स्वीकारता है। तो राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहां पर कहता है कि इतिहास शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो केंद्रित होना चाहिए। भूतकाल में क्या घटित हुआ यह बताना, भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ यह याद रखना, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं, अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना। राइट आंसर की बात करूं दोस्तों, इतिहास शिक्षण का जो उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए वो यही उद्देश्य होना चाहिए कि उन मुद्दों की पहचान करो जो कि वर्तमान में भी प्रासंगिक हो, उनकी चर्चा की जा रही हो। ऐसे मुद्दे हैं जो वो इतिहास के मुख्य उद्देश्य में केंद्रित होने चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया, जो कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगर बड़े महाद्वीप की बात करूं तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का विनाश हो गया, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, संभवतः नदियां सूख गईं। राइट आंसर की अगर बात करूं तो राइट आंसर यहां पर कौन सा होगा? राइट आंसर कह सकता हूं यहां पर शासकों का नियंत्रण भी समाप्त आपका बताया गया है एक कारण हड़प्पा सभ्यता के पतन का, और जंगलों का विनाश हो चुका होगा संभवतः। ये सभी अनुमान लगाए गए हैं इतिहासकारों के द्वारा, ये भी कहा जाता है। और सभ्यता के पूरे क्षेत्र में क्या आ गई? बाढ़ आ गई। ये नहीं कहा गया है, कहा तो गया है लेकिन इसको ज्यादा मान्य नहीं किया गया है। संभवतः नदियां सूख गई। यहां पर यही तो राइट आंसर हो जाएगा ABD आपके ऑप्शन नंबर 2 में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर राइट होगा। शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का विनाश हो गया, पूरे क्षेत्र में क्या आ गई? बाढ़ आ गई, जो कि एक कारण बताया गया है लेकिन सर्वमान्य कारण में नहीं रखा गया है, इसलिए इसको यहाँ पर नहीं मान सकते हैं। और नदियां सूख गई, यहाँ पर क्या हुआ कि नदियां सूख गई, यही इसका एक प्रमुख कारण बताया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। मिस्र के रोसेटा नाम के कस्बे में एक उत्कीर्णित पत्थर मिला है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उस पर उत्कीर्णित है? रोमन, यूनानी, अरामेइक या लैटिन? कौन सी भाषा उस पर
उत्कीर्णित है, उत्कीर्णित है उस पर भाषा यूनानी भाषा। कौन सी? यूनानी भाषा। रोसेटा एक कस्बा है। क्या है? रोसेटा एक मिस्र का कस्बा है। ये कहाँ पर स्थित है? ये उत्तरी तट पर स्थित है। मिस्र के उत्तरी तट पर आपका स्थित है रोसेटा, रोसेटा कस्बा। जहां पर क्या मिला था? जहां पर मिला था यूनानी भाषा में लिखित एक उत्कीर्णित क्या मिला था? पत्थर मिला था। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि कथन ए कहता है कि लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले जो मैदान थे वो बनने लगे। कथन कहता है कि हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या भी बढ़ी। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएंगे यहाँ पर कथन? अगर बात करूं 12,000 साल पहले की, भारत में गर्मी बढ़ी और घास के मैदान भी बढ़ने लगे, ये भी कथन यहाँ पर राइट है। हिरण और बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या भी बढ़ी। किस कारण बढ़ी? जब घास के मैदान बढ़े तो इन जानवरों की भी संख्या बढ़ी। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? दोनों सही हैं, दोनों सही हैं और ए का कारण बी है। राइट आंसर कौन सा होगा? कथन नंबर यहाँ पर 3 राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों, और ए का कारण बी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्या कहता है? नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रीजन। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं। ठीक, यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा दोस्तों सही होगा? ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है या नहीं करता है, दोनों गलत हैं, या इनमें से कोई एक गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करूं, अगर जो पृथ्वी के जो तापमान है, जो वृद्धि हो रही है, उसको किस नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं भूमंडलीय तापन के नाम से। भूमंडलीय तापन के नाम से जाना जाता है तापमान को, जो कि वैश्विक स्तर पर हो रही है। यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से हो रहा है। बिल्कुल, ये दोनों कथन यहाँ पर कैसे राइट हैं और एक दूसरे की व्याख्या को भी प्रस्तुत करते हैं। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या यानी कि सही कारण भी यहाँ पर दिया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मिनहाज ए सिराज ने जब पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका आशय अविभाजित भारत में स्थित क्षेत्रों से था। बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए क्या? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? जो सबसे पहले प्रयोग किया था हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? मिनहाज ए सिराज ने किया था। बिल्कुल सही हो जाएगा। उसका आशय अविभाजित भारत में स्थित क्षेत्रों से नहीं था, इस कारण यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसका प्रयोग उसने किया था पंजाब वाला क्षेत्र आप ले लीजिए, पंजाब हो गया आपका, हरियाणा क्षेत्र हो गया। ठीक, इन क्षेत्रों को उसने क्या कहा था? इन क्षेत्रों को उसने हिंदुस्तान के रूप में वर्णित किया था। ठीक, अगर बात करूं बाबर की, बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। तो राइट आंसर एक को छोड़कर यहाँ पर दो हो जाएगा, केवल दो ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एवं पाल वंश के शासक के बीच चली लंबी लड़ाई की चर्चा प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की जाती है। सदियों तक चली इस लड़ाई का कारण क्या था? कलिंग पर नियंत्रण, टू कंट्रोल कलिंगा, टू कंट्रोल कन्नौज, टू कंट्रोल द एरियाज ऑफ गोदावरी रिवर, या कावेरी नदी के डेल्टाई क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए। राइट आंसर यहाँ पर होगा कन्नौज पर नियंत्रण। कन्नौज पर नियंत्रण के लिए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के मध्य क्या हुआ? त्रिपक्षीय संघर्ष जारी हुआ। इसका मुख्य कारण था कन्नौज पर ये सभी लोग नियंत्रण करना चाहते थे। कन्नौज आपका यूपी का एक जिला है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, जिसे इत्र की नगरी भी कहते हैं। किसकी नगरी? इत्र की नगरी के नाम से भी कन्नौज को जाना जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि अफगानिस्तान के गजनी प्रांत के सुल्तान महमूद गजनी अपनी भारत विजय के दौरान जीते हुए लोगों एवं प्रांतों के बारे में जानना चाहता था। इस काम के लिए वह किस विद्वान को अपने साथ लाया था? इब्न बतूता, अल बरूनी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि जो गजनी था, महमूद जो गजनी था, वो अपने साथ, जो सुल्तान महमूद गजनी था ना, वो अपने साथ किस विद्वान को इंडिया लेकर आया था? वो लेकर आया था अल बरूनी को। किसे? अल बरूनी को लेकर आया था। अल बरूनी एक विद्वान था। ठीक, विद्वान था। ये कहाँ का था भाई साहब? ये ख्वारिज्म,
कीब का था, यानी कि ये कीब का निवासी था, ख्वारिज्म का निवासी था, जिसे संस्कृत भाषा के भी ज्ञान था, इसे अनेक भाषाओं का भी ज्ञान था। इसने एक पुस्तक लिखी है, अल-बरूनी की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम याद रखिएगा, तहकीक ए हिंद। क्या नाम है? तहकीक ए हिंद इसकी पुस्तक का नाम है, जिसे एक और नाम से जानते हैं। इसकी पुस्तक को तहकीक ए हिंद या कह सकते हैं भारत की खोज। क्या कह सकते हैं? भारत की खोज, जिसे किताब उल हिंद भी कहते हैं। याद रखिएगा, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद किसे कहते हैं? अल-बरूनी की पुस्तक को ही कहा जाता है किताब उल हिंद। बात करूं अगर किसकी? इब्न बतूता। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है रिहला। क्या नाम है? रिहला इसकी पुस्तक का नाम है। अगर बात करूं जियाउद्दीन बर्नी की, जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? अगर आपसे पूछ ले कि एक तरफ ये सभी दे दिए जाए और एक तरफ इनकी पुस्तक दे दी जाए, यानी कि इनकी किताब का नाम दे दिया जाए और बोल दिया जाए कि मिलान करो, तब आपको करना पड़ेगा मिलान। इसलिए यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ आपको, अल-बरूनी की है आपकी कौन सी है? किताब उल हिंद। अमीर खुसरो नहीं पूछा जाएगा आपसे। जियाउद्दीन बर्नी की याद रखिएगा। मुगल एम्पायर किसकी है? मुगल एम्पायर है बर्नी की। इब्न बतूता की है रेहला। अल-बरूनी की है तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद। बात करूं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी तटीय स्थलाकृति समुद्री तरंगों द्वारा बनाई जाती है? समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, स्टैक, समुद्री भृंग। ये जो सभी दी गई यहाँ पर, ये सभी चीजें समुद्री तरंगों के माध्यम से बनाई गई आकृतियां होती हैं। समुद्री गुफा और तटीय मेहराब, स्टैक और समुद्री भृंग, यहाँ पर सभी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, कलहड़ की रचना के द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास पता चलता है? कश्मीर के राजाओं को, दक्कन के राजाओं को, दक्षिण भारत के राजाओं को, या इनमें से किसी भी नहीं? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा कश्मीर के राजाओं का इतिहास, यानी कि कश्मीर के राजाओं का शासन का इतिहास पता चलता है कलहड़ की रचना के माध्यम से। कलहड़ आपका कहाँ का निवासी था? कश्मीर का निवासी था। कहाँ का? कश्मीर का निवासी था। इसकी पुस्तक का नाम क्या था, जिसके बारे में जानकारी कहाँ की मिलती है? कश्मीर के राजाओं की जानकारी मिलती है इसकी रचना के माध्यम से। इसकी पुस्तक का नाम था राज तरंगड़ी। राज तरंगिणी इसकी पुस्तक का नाम था, जो कि कश्मीर का इतिहास बताती है। कलहड़ एक प्रसिद्ध इतिहासकार था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, वीर शैव आंदोलन की स्थापना किसने की? ज्ञानेश्वर, शंकर बासवन्ना, रामानुज। राइट आंसर होगा यहाँ पर बासवन्ना। बासवन्ना राजा कलाचुरी के दरबारी पंडित थे, ठीक, जिन्होंने वीर शैव आंदोलन की स्थापना की थी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर एवं पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां मौजूद हैं। बिल्कुल गलत होगा, बाकी सभी यहाँ पर राइट हो जाएंगे। यहाँ पर गलत इस कारण हो चुका है। यहाँ पर बात की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां आपकी कौन कौन सी हैं? आपकी नर्मदा हो जाएगी, पश्चिम की ओर नर्मदा होगी, ताप्ती हो जाएगी आपकी, ये सभी, और लूनी नदी हो जाएगी। ये विपरीत दिशा में बहती हैं, यानी कि ये पश्चिम की दिशा की ओर बहती हैं। यहाँ पर बात करेंगे कृष्णा और महानदी, जो कि गलत हो जाएगा, और बाकी सभी यहाँ पर राइट हो जाएंगे। दक्षिण मैदान में भी स्थित है, अरावली श्रृंखला के उत्तर पश्चिम में भी स्थित है प्रायद्वीपीय पठार, लौह अयस्क जैसे खनिजों की मात्रा भी पाई जाती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित झीलों में से सबसे बड़ी कौन सी है? मिशिगन, सुपीरियर, हुइरान या ओंटारियो। राइट आंसर होगा यहाँ पर सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। बात करूंगा अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक आर की जनजाति नहीं है? भरत, पुरु, दस्यु, यदु। राइट आंसर की बात करूं, अगर आर की जनजाति भरत भी है, पुरु भी है, यदु भी है, तो कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? दस्यु नहीं है। दस्यु का मतलब होता है दास। क्या मतलब होता है? दस्यु का मतलब होता है दास, जो कि आर्य जनजाति नहीं थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, समझिएगा। आईने अकबरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और इसका राइट आंसर बताइए। हमने आपको समझा दिया था इसके पहले के क्वेश्चन में, आईने अकबरी से संबंधित उस क्वेश्चन में बेहतरीन ढंग से समझाया था। ये अबुल फजल द्वारा लिखा गया, बिल्कुल लिखा गया, राइट होगा। इसमें विभिन्न प्रकार की चीजों और फसलों, कीमतों, राजस्व, मजदूरी वगैरह सभी का सांख्यिकी विवरण मिलता है, बिल्कुल मिलता है।
यह अकबर के पूर्वजों का विवरण नहीं देती है, फर्स्ट वाला भाग देती है अकबर के पूर्वजों का विवरण, इसी कारण यहाँ पर गलत हो जाएगा सी नंबर का। जो अकबरनामा है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया था, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। तीसरे भाग को कहते हैं आईने अकबरी। पहले भाग में अकबर के पूर्वजों का वर्णन, दूसरे भाग की बात करूं तो उसमें घटनाओं का वर्णन मिलता है, अगर तीसरे भाग की बात करूं तो ये सभी मिलता है। ठीक, तो राइट आंसर सी को छोड़कर दोनों हो जाएंगे। जिन जिन ऑप्शन में सी है पहले उसको काट दो, इस प्रकार से काट दो, ये भी कट जाएगा, बचेगा आपका ए और बी, दोनों सही हो जाएंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला दोस्तों क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, क्या कहता है, उत्तराधिकारी की मुगल परंपराएं किस पर आधारित थी? ज्येष्ठाधिकार पर नियम, जहां ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता का उत्तराधिकारी होता था। सैद्धाता का नियम, जहां उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों के बीच कर दिया जाता था। प्रतिस्पर्धा, पुत्र जो विजेता बनकर उभरता था वह गद्दी का उत्तराधिकारी था। पक्षपात, जहां पसंदीदा पुत्र गद्दी पर बैठता था। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, सैदायाद का नियम था वहां पर, जहां उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों के मध्य में कर दिया जाता था। राइट आंसर हो जाएगा। बात करूं यहां पर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि तिब्बत का कौन सा ग्रंथ लद्दाख में प्रचलित है? केसर सागा प्रचलित है ग्रंथ, जो कि तिब्बत का ग्रंथ है, जो कि लद्दाख में गाया जाता है। क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए यहीं तक थे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।